दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भावुक हो सकते हैं। ये कहानी कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले की है। इसी जिले के ब्रह्मावर तालुका में कुंवरा गोडू नामक गांव स्थित है। इस गांव में कर्ण प्रॉपर्टीज के अंतर्गत एक बिल्डिंग है जिसका नाम मिलन अपार्टमेंट है। ये घटना 2021 की है। मिलन अपार्टमेंट में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। रामकृष्ण, उनकी पत्नी विशाला और उनकी 7 साल की बेटी आरवी। ये परिवार एनआरआई था और दुबई में रहता था क्योंकि रामकृष्ण वहां एक कंपनी में नौकरी करते थे। जब भी ये लोग भारत आते तो इसी अपार्टमेंट में ठहरते थे। 29 जून 2021 को विशाला अपनी बेटी के साथ भारत आईं और मिलन अपार्टमेंट में रुकीं। कुछ दिन बाद 9 जुलाई को विशाला के मायके वाले, उनके माता पिता और बहन उनसे मिलने आए। सब कुछ सामान्य था। वे कुछ दिन वहीं रुके और फिर 12 जुलाई को वापस जाने लगे। विशाला ने भी अपनी बेटी को लेकर उनके साथ मायके जाने का फैसला किया। 12 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे वे लोग ऑटो रिक्शा से निकले और 10 बजे गुजारी पहुंचे। वहां सामान उतारने के बाद विशाला ने अपनी बेटी को पिता के पास छोड़ा और कहा कि वह बैंक से पैसे निकालने जा रही है। ये कहकर वह उसी ऑटो से ब्रह्मावर के कैनरा बैंक के लिए निकल गई। लेकिन विशाला के माता पिता और बहन उसका इंतजार करते रहे। 3-4 घंटे बीतने के बाद भी जब विशाला वापस नहीं लौटी तो उन्होंने उसे कॉल किया, लेकिन विशाला ने फोन नहीं उठाया। बार बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उनकी चिंता बढ़ने लगी। शाम होते होते विशाला के पिता और बहन ने सोचा कि शायद वह अपने फ्लैट चली गई होगी। वे तुरंत मिलन अपार्टमेंट पहुंचे। उन्होंने डोरबेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा सिर्फ भिड़ा हुआ था, इसलिए आसानी से खुल गया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि लिविंग रूम में सामान बिखरा हुआ था। अलमारियां और शेल्फ खुले हुए थे। वहीं विशाला का शव जमीन पर पड़ा था। यह देखकर पिता और बहन स्तब्ध रह गए। बहन जोर जोर से रोने लगी। पिता ने विशाला की सांसें चेक की, लेकिन वह चल नहीं रही थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। यह इलाका ब्रह्मावर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि घर में लूटपाट के निशान थे। विशाला के गले पर चार्जर के तार के निशान भी थे। पिता ने पुलिस को बताया कि जब विशाला घर से निकली थी तो उसने काफी गहने पहने हुए थे, जो अब गायब थे। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। विशाला के पति रामकृष्ण को दुबई में यह खबर दी गई। वह स्तब्ध रह गए और तुरंत भारत आने का निर्णय लिया। जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला कि विशाला कैनरा बैंक पहुंची ही नहीं थी। अब सवाल यह था कि उसने अपने माता पिता से झूठ क्यों बोला। आखिर वह बैंक के बजाय अपने फ्लैट क्यों गई? क्या यह हत्या लूटपाट के लिए की गई थी या इसके पीछे कोई और साजिश थी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। 13 जुलाई की सुबह जब पुलिस फ्लैट की जांच कर रही थी तो एक अधिकारी की नजर ड्राइंग रूम में टेबल पर रखे चाय के 2 कप पर पड़ी। उसमें थोड़ी थोड़ी चाय बची हुई थी। किचन में जाकर देखा तो गैस पर चाय का बर्तन पड़ा था, जिसमें चाय की पत्ती और थोड़ी चाय बची हुई थी। अधिकारी ने विशाला के पिता से पूछा, क्या घर से निकलते वक्त आप लोगों ने चाय पी थी? और क्या चाय बनाने के बाद विशाला ने बर्तन ऐसे ही किचन में छोड़ दिया था? पिता ने बताया, हम लोग घर को व्यवस्थित करके निकले थे। विशाला ने घर की साफ सफाई कर दी थी और बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिए थे। हम लोगों ने निकलते वक्त चाय नहीं पी थी। यह सुनकर पुलिस का माथा घूम गया, क्योंकि अगर परिवार ने चाय नहीं पी थी तो आखिर चाय किसने पी थी? इसका मतलब था कि फ्लैट में कोई और आया था जिसने विशाला के साथ चाय पी थी, या फिर 2 लोग आए थे और विशाला ने उन्हें चाय दी थी। लेकिन पुलिस को यह थ्योरी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वे लोग लूटपाट करने आए थे। ऐसे में विशाला ने उनके साथ चाय क्यों पी होगी? कोई भी महिला अगर घर में अकेली हो तो वह किसी अनजान आदमी को घर के अंदर आने और चाय पिलाने जैसी बात नहीं करेगी। यानी जो भी वहां आया था वह विशाला का कोई जानने वाला था। पुलिस को लग रहा था कि यहाँ 2 आदमी हो सकते हैं, क्योंकि एक आदमी इतना सब कुछ अकेले नहीं कर सकता।
पुलिस का शक इस बात पर पुख्ता हो रहा था कि कातिल कोई बाहरी नहीं था, बल्कि विशाला का कोई जानने वाला ही था। अधिकारी ने कप वाली बात अपने सीनियर्स को बताई, लेकिन समस्या यह थी कि इस बिल्डिंग में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, जिससे यह पता चल सके कि वहां कौन आया था। क्राइम सीन ने पुलिस को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था। इसी दिन इलाके के एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने 4 अलग-अलग टीमों का गठन किया। कातिलों को कैसे भी पकड़ना था। हर टीम को अलग-अलग काम सौंपा गया, जैसे इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें खंगालना, विशाला की कॉल हिस्ट्री और लोकेशन चेक करना, लोगों से पूछताछ करना और क्राइम सीन की डिटेल जांचना। पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को भी ढूंढ निकाला जिसने विशाला और उसके परिवार को उनके मायके तक छोड़ा था और फिर विशाला को बैंक ले जाने वाला था। 13 जुलाई तक उसे पकड़कर पूछताछ की गई। उसने बताया, जैसे जैसे विशाला ने कहा, मैंने ऑटो चलाया। पहले उसने कहा कि कैनरा बैंक चलो, फिर रास्ते में बोली कि कुमार गोडू के फ्लैट ले चलो, कुछ काम है। ड्राइवर ने बताया कि वह विशाला को उनके फ्लैट के पास छोड़कर चला गया। बिल्डिंग के स्टाफ से पूछताछ में भी यह बात साफ हो गई कि ड्राइवर ने विशाला को बाहर ही ड्रॉप किया था, इसीलिए पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि विशाला का गला दबाकर कत्ल किया गया था। उसके गले पर निशान थे और उसकी सांस की नली भी डैमेज हो चुकी थी। कत्ल में इस्तेमाल किया गया मोबाइल चार्जर, जिससे गला घोंटा गया था, पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया था। क्राइम सीन में कातिलों से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने विशाला के पिता से पूछा, क्या आपकी बेटी का किसी से झगड़ा हुआ था? क्या उसका अतीत में किसी से कोई विवाद था? शादी से पहले किसी से प्यार करती थी? पिता ने इन सभी बातों से इनकार कर दिया। पुलिस ने आसपास के लगभग 60 सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, पर वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगा। उधर 15 जुलाई तक विशाला के पति रामकृष्ण दुबई से भारत आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि 7 साल की बच्ची की देखभाल अब कैसे होगी, वह अपनी मां के बिना कैसे रहेगी। पुलिस ने यह भी सोचा कि कहीं इस कत्ल के पीछे विशाला के पति रामकृष्ण का हाथ तो नहीं है। इस एंगल से भी जांच शुरू की गई। पुलिस ने रामकृष्ण और विशाला की पूरी पृष्ठभूमि की जांच की। उनके करीबी लोगों से बात की गई। पता चला कि 2010 के आसपास विशाला और रामकृष्ण की शादी हुई थी। ये पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी। लड़की ठीक ठाक पढ़ी लिखी थी और लड़का दुबई में किसी एनआरआई एंटरप्रेन्योर के यहाँ पर्सनल असिस्टेंट था। शादी के बाद दोनों दुबई चले गए। विशाला के माता पिता के अनुसार दोनों के बीच कभी झगड़े की बात सुनने में नहीं आई। दोनों अपने घर में प्यार से रहते थे। रामकृष्ण ने विशाला के लिए ही वह फ्लैट खरीद रखा था ताकि वे भारत आने पर वहां रह सके। लॉकडाउन के बाद थोड़ी राहत होने पर मार्च 2021 में विशाला, उसके पति रामकृष्ण और बेटी आरवी इंडिया आते हैं। हफ्ते 10 दिन यही रहते हैं। बहुत समय बाद इंडिया आए थे क्योंकि लॉकडाउन में आना जाना नहीं हो पा रहा था। कुछ दिनों के बाद रामकृष्ण की छुट्टी खत्म हो गई तो वह परिवार के साथ दुबई चला गया। 2-3 महीने बाद 29 जून 2021 को विशाला अपनी बेटी को लेकर इंडिया दोबारा आती है क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी का बंटवारा करना था। 7 जुलाई को यह काम पूरा हो जाता है। इसके बाद विशाला के मायके के लोग बेटी के घर पर कुछ दिन के लिए आते हैं। पुलिस को शक था कि शायद प्रॉपर्टी विवाद की वजह से हत्या हुई हो। इस एंगल से भी जांच की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जब पुलिस ने विशाला की कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि उसे आखिरी कॉल उसके पति रामकृष्ण ने किया था। ये कॉल उस वक्त की थी जब वह बैंक जाने के रास्ते में थी। विशाला की मौत के बाद रामकृष्ण अब भी भारत में ही था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उस दिन सामान्य बातचीत हुई थी और ऐसा कुछ अलग नहीं था। हालांकि जांच में कोई ठोस लीड नहीं मिल रही थी। पुलिस की 4 टीमें पहले से इस मामले पर काम कर रही थीं, लेकिन प्रगति न होते देख 2-3 और टीमें इसमें जोड़ दी गईं। पुलिस ने रामकृष्ण की कॉल डिटेल्स और उसकी गतिविधियों को खंगाला।
सख्ती से पूछताछ करने पर उसकी हिम्मत टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि ये अपनी पत्नी का कत्ल करवाने की साजिश उसी ने रची थी। रामकृष्ण ने बताया कि फरवरी 2021 से ही उसने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उसके एक करीबी दोस्त धर्मेंद्र कुमार सुहानी से उसने पूछा था कि क्या किसी का कत्ल करवाना संभव है। धर्मेंद्र ने उसे बताया कि पैसे देकर यह काम करवाया जा सकता है। इसके बाद उसने रामकृष्ण की बात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी सुपारी किलर स्वामीनाथन निषाद से करवाई। रामकृष्ण ने गोरखपुर जाकर स्वामीनाथन से मुलाकात की और हत्या की डील 5 लाख रुपये में फाइनल की। एडवांस में 2 लाख रुपये दिए गए और बाकी पैसे काम पूरा होने के बाद देने की बात हुई। रामकृष्ण ने मार्च 2021 में अपनी पत्नी विशाला को दुबई से भारत भेजा। उसने प्रॉपर्टी विवाद का बहाना बनाकर विशाला को भारत भेजा ताकि योजना को अंजाम दिया जा सके। हत्या के लिए 12 जुलाई 2021 का दिन तय किया गया। उस दिन रामकृष्ण ने विशाला को फोन कर अपने दोस्तों से फ्लैट पर मिलने को कहा। विशाला ने उन दोनों को घर में बुला लिया। वहां बातचीत के दौरान बदमाशों ने उसे मारने की योजना पूरी कर दी। हत्या के बाद घर में लूटपाट का दिखावा किया गया। रामकृष्ण ने खुलासा किया कि वह विशाला के व्यवहार से परेशान था। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी फ्री माइंडेड हो गई थी और दूसरों से ज्यादा हंसकर और खुलकर बात करती थी। इस शक और गुस्से में आकर उसने यह भयानक कदम उठाया। विशाला के घर वालों का कहना था कि उनकी बेटी एक खुशमिजाज और मर्यादित लड़की थी। रामकृष्ण द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि शायद रामकृष्ण का ही किसी और महिला से संबंध था, जिसके कारण उसने यह साजिश रची। पुलिस ने विशाला की कॉल डिटेल्स और व्यवहार की जांच की, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला जिससे उसके किसी अफेयर की पुष्टि होती। इसके बाद पुलिस ने रामकृष्ण के बैंक खाते की जांच की, जिसमें 2 लाख और 3 लाख रुपये के ट्रांजैक्शन होने के सबूत मिले। 19 जुलाई 2021 को उडुपी पुलिस ने गोरखपुर के एसपी से संपर्क किया। इसके बाद गोरखपुर में एक विशेष टीम बनाई गई। उडुपी पुलिस की मदद से नेपाल बॉर्डर से स्वामीनाथन निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसका साथी रोहित राणा प्रताप फरार था। पुलिस ने महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में कई महीने तक छानबीन की। आखिरकार 10 जुलाई 2022 को गोरखपुर में रोहित को गिरफ्तार किया गया। इस साजिश में शामिल धर्मेंद्र कुमार सुहानी दुबई में था, जिससे उसे भारत लाना एक बड़ी चुनौती थी। जनवरी 2024 में पुलिस को सूचना मिली कि धर्मेंद्र लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। 2 फरवरी 2024 को धर्मेंद्र को लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया और सीधे उडुपी लाकर जेल भेज दिया गया। रामकृष्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भावनाओं को नियंत्रण में रखना और रिश्तों को समझदारी से संभालना बेहद जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारे गलत फैसले न केवल हमें बल्कि हमारे प्रियजनों को भी गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। इस घटना को आपके साथ साझा करने का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है। आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।